स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी पवित्र ईर्ष्या। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी शुरू करते हैं। बिमला अपने बगीचे में माली के साथ तरह तरह के फूल और पत्तियों को पहचान रही थी और उन्हीं के साथ खेल रही थी, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए उसके कोई सगे भाई बहन न थे। आज राखी का त्यौहार था। 12 महीने का दिन सभी बच्चे अपने अपने घरों में खेल कूद रहे थे। इस चहल पहल में किसी को आज बिमला की याद ना रही, इसलिए वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अचानक उसकी दृष्टि सड़क पर हरी हरी साड़ियों से सजी हुई कुछ स्त्रियों और बालिकाओं पर पड़ी, जिनके हाथों में चांदी के समान चमकती हुई थालियों में फूल माला, फल फूल और नारियल के साथ रंग बिरंगी राखियाँ चमचमा रही थीं। उसी समुदाय में बिमला की सखी चुन्नी भी थी। चुन्नी को देखकर बिमला चुप न रह सकी। कौतूहलवश वह पुकार उठी, इतनी सज सजा के कहाँ जा रही हो चुन्नी? यह थाली में क्या लिए हो चमकता हुआ? चुन्नी बिमला की अनभिज्ञता पर हंस पड़ी, बोली, इतना भी नहीं जानती बिन्नो, आज राखी है ना, हम लोग भगवान जी के मंदिर में पूजा करने जाती हैं, वहाँ से लौटकर फिर राखी बांधेंगे। किसे बांधोगी राखी? बिमला ने उत्सुकता से पूछा। इस प्रश्न पर सब खिलखिला के हंस पड़े। बिमला शर्मा गई। चुन्नी बिमला की सहेली थी। अपनी सखी के ऊपर इस प्रकार सबका हंसना उसे भी अच्छा नहीं लगा। वह बिमला के पास आकर बोली, बिन्नो, अभी हम लोग भगवान जी की पूजा करके उन्हें राखी बांधेंगे, फिर घर आकर अपने अपने भाइयों को बांधेंगे। तुम भी चलो ना हमारे साथ। पर मैंने तो अभी अम्मा से पूछा ही नहीं। माँ से पूछकर मंदिर में आ जाना, यह कहकर चुन्नी चली गई। बिमला अपने हृदय में राखी बांधने की प्रबल उत्कंठा लिए हुए उत्साह से माँ के पास आई। उसकी माँ कमला बैठी कुछ पकवान बना रही थी। वह 9 बरस की बालिका घर में बिल्कुल अकेली होने के कारण अब भी निरी बालिका थी। वह माँ के गले में दोनों बाहें डालकर पीठ पर झूलकर बोली, मैं भी राखी बांधूंगी माँ। तू किसे राखी बांधेगी बेटी? माँ ने किंचित उदासी से पूछा। तुम जैसे कह दोगी माँ, बिमला ने सरल भाव से कह दिया। किंतु माँ की आंखों के आंसू रुक ना सके। कुछ क्षणों में अपने को कुछ स्वस्थ पाकर कमला ने कहा, तेरी किस्मत में राखी बांधना लिखा ही होता तो क्या 4 भाइयों में से एक भी ना रहता? राखी का नाम लेकर जला मत बेटी, चुप रहे। माँ के आंसुओं से बिमला सहम सी गई। कहाँ के और किसके 4 भाई? वह कुछ भी न समझी। हाँ, वह इतना ही समझी कि राखी के नाम से माँ को दुख होता है, इसलिए राखी का नाम अब माँ के सामने नहीं लेना चाहिए। पर राखी बांधने की अपनी उत्कंठा को वह दबा न सकी। किसे राखी बांधे और कैसे बांधे? इसी उधेड़-बुन में वह फिर बगीचे की ओर चली गई। फाटक के नज़दीक चुपचाप बैठकर वह गीली मिट्टी के लड्डू, पेड़ा, गुजिया और तरह तरह के पकवान बनाने लगी। किंतु राखी की समस्या अभी तक उसके सामने उपस्थित थी। इसी समय रोली का टीका लगाए, फूलों की माला पहने और हाथों में चमकती हुई राखियां बांधे हुए उसके पास अखिलेश आया। वह अपना वैभव बिमला को दिखलाना चाहता था, क्योंकि बिमला और उसमें मित्रता होने के साथ साथ सदा इस बात की भी लाग डांट रहती थी कि कौन किससे किस बात में बढ़ा चढ़ा है। दोनों सदा इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि हम तुमसे किसी बात में कम नहीं हैं। बिमला पकवान बनाने में इतनी तल्लीन थी कि अखिलेश का आना उसे मालूम न हो सका, और दिन होता तो शायद बिमला के इस प्रकार चुप रह जाने पर अखिलेश भी चला जाता। परंतु आज तो उसे बिमला को अपनी राखियाँ दिखलानी थी। उस पर यह प्रकट करना था कि देखो बिमला, मुझे जो सम्मान प्राप्त है वह तुम्हें नहीं। इसलिए उसने बिमला को छेड़ा, बिन्नू, यह तुम्हारे मिट्टी के लड्डू कौन खाएगा जो इतने ढेर से बनाए जा रही हो? बिमला के हाथ का लड्डू गिरकर टूट गया
उसने तुरंत अखिलेश की तरह देखा और अखिलेश ने सगर्व दृष्टि से अपने हाथों को देखा जिन पर राखियां चमक रही थीं। विमला अपने पकवानों को भूल गई। फिर वही राखियां उसके दिमाग में झूलने लगी। अखिलेश के पास खड़ी होकर हाथ से मिट्टी झाड़ती हुई बोली, तुम्हें किसने राखी बांधी है अखिल? चुन्नी ने बांधी है और मैंने उसे 1 रुपया दिया है, समझी? अखिलेश ने कहा। कुछ क्षणों तक ना जाने क्या सोचकर बिमला बोली, तो तुम मुझसे राखी बंधवा लो अखिल भैया, मुझे रुपया ना देकर अठन्नी ही देना। नहीं भाई, अठन्नी की बात तो झूठी है, मेरे पास ही करनी है, वह मैं तुम्हें दे दूंगा। पर क्या तुम्हारे पास राखी है? अखिल ने पूछा। बिमला कुछ सोचती हुई बोली, राखी तो नहीं है। कौन ला देगा मुझे? आश्वासन के सुर में अखिलेश बोला, तुम पैसे दोगी तो राखी मैं ही ला दूंगा, वह कोई बड़ी बात नहीं है। पर बिन्नू, राखी अकेली नहीं बांधी जाती, राखी बांधने के बाद फल, मेवा और मिठाई भी तो दी जाती है, वह तुम कहाँ से लाओगी? मिठाई मैं माँ से मांग लूँगी और कुछ नींबू बगीचे से तोड़ लूँगी, पर पैसे तो मेरे पास 2 ही हैं, उसमें राखी आएगी क्या? बिमला ने पूछा। अखिलेश ने कहा, 2 पैसों में राखी और मिठाई दोनों ला दूंगा। बिन्ना, अब तुम माँ से मिठाई ना मांगो तो भी काम चल सकता है। बिमला चाहती भी यही थी कि किसी प्रकार चुपचाप राखी बन जाए और माँ ना जान पाए। जब उसे मालूम हुआ कि 2 पैसों में राखी और मिठाई दोनों आ जाएंगी तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर अखिल राखी लेने गया, इधर बिमला फूलों की एक माला एक नन्ही सी थाली में जरा सी रोली और अक्षत रखकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। उसे अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़ी। अखिल 1.5 पैसे की मिठाई और ढेले की एक राखी लेकर कुछ ही देर में आ गया। माली के घर से जरा सा मीठा तेल मांगकर एक मिट्टी का दिया जलाया गया और वहीं गोधूली की पवित्र बेला में एक अबोध बालिका ने एक बालक को 2 पैसे से सदा के लिए भाई के रूप में बांध लिया। तिलक लगाकर अक्षत छिड़ककर बिमला ने अखिल को राखी बांधी, फूलों की माला पहनाकर उसे मिठाई खिला दी और अखिल ने उसी समय बिमला के हाथ पर इकन्नी रखकर उसके पैर छू लिए। पैर छूकर वह ज्यों ही ऊपर उठा, सामने बिमला की माँ खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्हें याद आ रहा था अखिलेश के साथ का ही उनका बच्चा, यदि आज वह होता तो वह भी 12 साल का होता। सहसा माँ को सामने देख बिमला कुछ संकोच में पड़ गई। इकन्नी को मुट्ठी में दबाकर वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। अखिल 2 कदम आगे बढ़कर बोला, चाची, बिन्नू ने मुझे राखी बांधी है और मैंने उसे एक इकन्नी दी है। अब यह भी मेरी बहन हो गई ना चाची? माँ ने अखिल को पकड़कर प्यार से हृदय से लगाते हुए गदगद कंठ से कहा, हाँ, तू हो गया मेरा बेटा अखिल। अखिलेश ने बिमला की माँ की बात सुनी या नहीं, किंतु वह अपनी एक बहन के कारण बहुत परेशान रहता था। वह उससे सदा लड़ती थी। वह कुछ चिंतित सा होकर बोला, पर चाची, चुन्नी तो मुझसे बहुत लड़ती है। बिन्नू बहन हो गई, यह भी मुझसे लड़ा करेगी। नहीं रे पगले, सब बहनें नहीं लड़ा करती, माँ ने कहा और दोनों बच्चों को लेकर घर गई। उस दिन से अखिल के 2 घर हो गए। 2 घरों में उसे माता की ममता, पिता का दुलार और बहन का स्नेह मिलने लगा। इस खिलवाड़ को हुए प्रायः 8 साल बीत गए। बिमला अब 17 साल की युवती थी। बिमला और अखिलेश दोनों सगे भाई बहन से किसी बात में कम न थे। अब भी हर साल बिमला बड़ी धूमधाम से अखिलेश को राखी बांधा करती थी। चुन्नी सगी बहन होकर भी अखिलेश के हृदय में वह स्थान न बना सकी थी जो बिमला ने अपने सरल और नम्र स्वभाव के कारण बना लिया था। बिमला सरीखी बहन पर अखिलेश को उसी प्रकार गर्व था जिस प्रकार बिमला को अखिलेश के समान सुशील, तेजस्वी और मनस्वी भाई के पाने पर था। बीए की परीक्षा में यूनिवर्सिटी भर में फर्स्ट आ जाने के कारण अखिलेश को विदेश जाकर
विशेष अध्ययन के लिए सरकारी छात्रवृत्ति मिली और उसे 2 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। विदेश जाने के 1.5 साल बाद ही अखिलेश को लाल लिफाफे में बिमला के विवाह का निमंत्रण मिला। बिमला के विवाह के समाचार से वह प्रसन्न तो हुआ, परंतु वह विवाह में सम्मिलित न हो सकेगा, इससे उसे कुछ दुख भी हुआ। बिमला अपने माता पिता की अंतिम संतान थी। उससे बड़े उसके 4 भाई और 2 बहनें 2-2, 3-3 साल के होकर नहीं रही थी। न जाने कितने टोटके, पूजा पाठ और जब तक के बाद वह इस लड़की को किसी प्रकार जिला सके थे। नई सभ्यता की पक्षपातिनी होने पर भी संतान के लिए बिमला की माँ ने जिसने जो कुछ बतलाया वही किया। बिमला के गले में किसी महात्मा की बताई हुई एक ताबीज़ अब तक पड़ी थी। तात्पर्य यह है कि वह माता पिता दोनों की ही बहुत दुलारी थी। 15वें वर्ष में पैर रखते ही माँ को उसके विवाह की चिंता हो गई थी, पर बाबू अनंतराम कुछ लापरवाही से थे। विवाह का ध्यान आते ही वे सोचते, एक ही तो लड़की है, वह भी चली जाएगी तो घर तो जंगल हो जाएगा। जितने दिन विवाह टले उतने ही दिन अच्छा है। इसी से वह कुछ बेफिक्र से रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें बिमला के योग्य कोई वर भी न मिलता था। वर अच्छा मिलता तो घर मन का न होता, और घर अच्छा मिलता तो वर में कोई ना कोई बात ऐसी रहती जिससे वह विवाह करने में कुछ हिचकते थे। उनके मकान के कुछ ही दूर पर गंगा अपनी निर्मल धारा में तेजी से बहा करती थी। प्रायः वहाँ के सब लोग रोज गंगा में ही स्नान करते थे। बिमला भी अपनी माँ के साथ रोज गंगा नहाने जाती थी। एक दिन प्रातःकाल दोनों माँ बेटी नहाने गई थीं। अचानक बिमला का पैर फिसला और वह बह चली। माँ पुत्री को बचाने के लिए आगे बढ़ी, किंतु बचाना तो दूर, वह स्वयं भी बहने लगी। घाट पर के किसी व्यक्ति की नज़र उन पर पड़ी नहीं, इसलिए दोनों माँ बेटी बहती हुई पुल के नज़दीक पहुँच गई। पुल के ऊपर से कुछ कॉलेज के विद्यार्थी घूमने निकले थे। एक की नज़र इन असहाय स्त्रियों पर पड़ी। वे फौरन कूद पड़ा। बहुत अच्छा तैराक होने के कारण अपने ही बाहुबल पर वह दोनों माँ बेटी को बाहर निकाल लाया। उसकी सहायता के लिए दूसरे विद्यार्थी भी घाट पर आ गए थे। कोई डॉक्टर के लिए दौड़ा और कोई मोटर के लिए। कुछ देर में माँ तो होश में आ गई, पर बिमला स्वस्थ न हुई। इसी बीच अनंतर राम जी के पास भी खबर पहुंची। वे भी दौड़ते हुए आए। कमला और बिमला अभी तक नहाकर वापस न गई थीं। उन्हें रह रहकर आशंका हो रही थी कि कहीं वे ही ना हो। घाट पर पहुंचकर देखा तो आशंका सत्य निकली। मोटर पर कमला और बिमला को बैठाकर वे घर आए। वे अपने उपकारी उस विद्यार्थी को भी न भूले जिसने उनकी स्त्री और कन्या को डूबने से बचाया था। अनंत राम जी के आग्रह से विनोद को भी उनके घर तक आना पड़ा। बिमला कई दिनों तक बीमार रही। विनोद प्रायः रोज उसे देखने आता रहा। इस बीच में अनंत राम ने विनोद का सब हाल मालूम कर लिया और उन्होंने विनोद को सब प्रकार से बिमला के योग्य समझा। उन्होंने ईश्वर को कोटिशाह धन्यवाद दिए जिसने घर बैठे बिमला के लिए योग्य पात्र भेज दिया था। विनोद बसंतपुर का निवासी था और यहाँ कॉलेज में एमए फाइनल में इसी साल बैठने वाला था। परिवार में पिता को छोड़कर और कोई न था। पिता डिप्टी कलेक्टर और बसंतपुर के प्रसिद्ध रईस थे। विनोद स्वयं बहुत सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी और मनस्वी नवयुवक था। अन्य नवयुवकों की तरह उसमें उच्छृंखलता नाम मात्र को न थी। वह बिमला को देखने आता था अवश्य, पर जब तक अनंत राम जी स्वयं उसे अपने साथ लेकर भीतर न जाते वह कभी अंदर न जाता। उसके इस व्यवहार और अध्ययनशीलता तथा उसकी विद्या और बुद्धि पर अनंतराम और उनकी स्त्री दोनों की मुग्ध थे और इसीलिए अपनी प्यारी पुत्री को उन्होंने विनोद को सौंप दिया। विनोद भी बिमला के शील स्वभाव पर मुग्ध था। इसके पहले उसने विवाह की तरफ सदा अनिच्छा ही प्रकट की थी, किंतु बिमला के साथ जो विवाह का प्रस्ताव हुआ तो उसे वह टाल न सका, प्रसन्नता से स्वीकार ही किया।
विनोद बिमला को इतना अधिक चाहते थे कि विवाह के बाद वह 2-3 महीने तक माँ के घर वापस न आ सकी। विनोद उसे रोकते न थे, पर बिमला जानती थी कि उसके जाने के बाद उन्हें कितना बुरा लगेगा। माता पिता से मिलने के लिए कभी कभी वह बहुत विकल भी हो जाती थी। उसकी इस विकलता से विनोद को भी दुख होता था, किंतु वह बिमला का क्षणिक वियोग भी सहने को तैयार न था। यहाँ तक कि उसने अपने मित्रों तक से मिलना जुलना बंद सा कर रखा था। उसका अधिकांश समय उनके सायनागर में ही बीतता। वहीं वह पढ़ते लिखते और बिमला वहीं उनकी आंखों के सामने रहती। विवाह के 3 महीने बाद विनोद के पिता की बदली उसी शहर में हो गई जहाँ बिमला का मैका था। बिमला और विनोद दोनों ही इससे प्रसन्न हुए। अब बिमला को माता पिता से मिलने की भी सुविधा हो गई और विनोद का भी साथ न छूटता था। अब वह प्रायः दूसरे तीसरे दिन घंटे 2 घंटे के लिए आकर अपने माँ बाप से मिल जाया करती थी। इसी प्रकार एक दिन विनोद के साथ बिमला अपनी माँ के घर आई। बिमला तो अंदर चली गई। विनोद वहीं हाल में आई चिट्ठियों को देखने लगे। एक पत्र विदेश से आया था। लिखावट उसके मित्र और सहपाठी अखिलेश की थी। पत्र था बिमला के लिए। विनोद ने उत्सुकता से पत्र को खोला, जिसमें लिखा था, प्यारी बिन्नू, अब तो तुम्हारे पत्रों के लिए बड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्या तुम्हें पत्र लिखने तक का अवकाश नहीं मिलता? अपने नए साथी के कारण तो मुझे नहीं भूली जा रही हो। यदि ऐसा होगा तो भाई मेरे साथ अन्याय होगा। पत्रों का उत्तर तो कम से कम दे दिया करो। चाची को प्रणाम कहना, और अब पत्र देर से लिखा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा, समझी? तुम्हारा अखिलेश। पत्र पढ़कर विनोद स्तंभित से रह गए। वह समझ न सके कि कब और कैसे अखिलेश की बिमला से पहचान हुई। 2 साल पहले 7 साल तक अखिलेश ने उनके साथ ही पढ़ा। उसने कभी भी बिमला का जिक्र उनसे नहीं किया और न विवाह के बाद आज तक बिमला ने ही कुछ अखिलेश के विषय में उनसे कहा। और अब पत्र आते हैं तो बिमला के मैके के पते से। पत्र की भाषा तो यही प्रकट करती है जैसे दोनों बहुत दिनों से बहुत घनिष्ठ मित्र के रूप में रहे हैं। वे गहरी चिंता में डूब। आज पहली बार बिमला उन्हें कुछ दोषी सी जान पड़ी। उसे विनोद से अखिलेश के विषय में सब कुछ कह देना चाहिए था। अखिलेश के प्रति भी आज विनोद के हृदय में एक प्रकार के ईर्ष्या जनित भाव जागृत हुए। फिर पत्र पढ़ने के बाद वे अंदर न जा सके। पत्र को जेब में रखकर चुपचाप अपने घर चले आए। बिमला ने विनोद की कुछ देर तक प्रतीक्षा की। जब वे अंदर ना गए तब उसने आकर बैठक में देखा। वहाँ भी उन्हें ना पाकर वह समझी कहीं गए होंगे, किंतु जब 2 घंटे तक विनोद न लौटे तो वह कुछ घबराई और अपनी माँ की कार में बैठकर ससुराल आ गई। वे बिमला को जितना ही अधिक प्यार करते थे उतना ही उन्हें उस पर संदेह भी होता था। नौकर चाकर से भी बिमला का बात करना उन्हें अच्छा न लगता था। वे बिमला पर अपना एक छत्र अधिकार चाहते थे। वे तो कदाचित यहाँ तक चाहते थे कि बिमला को किसी प्रकार बहुत ही छोटे आकार में परिवर्तित करके अपने पॉकेट में रख ले, जिसमें वही केवल बिमला को देख सके। वहाँ तक और किसी की पहुँच ही न हो सके। बिमला घर आई तब वे अपनी खाट पर लेटे थे। उन्होंने जानबूझकर अखिलेश की एक फ़ोटो निकालकर अपनी चारपाई पर रख ली थी। बिमला ने पहुंचकर पति को चेहरा देखा। देखते ही पहचान लिया कि इन्हें किसी प्रकार का मानसिक क्लेश हो रहा है। वह उनके पास पहुंचकर खाट पर बैठ गई। बैठते ही उसकी दृष्टि अखिलेश की फ़ोटो पर पड़ी। कुछ हर्ष, कुछ कौतूहल से पति की उदासी का कारण पूछना तो वह भूल गई। अखिलेश का चित्र उठाकर फौरन पूछ बैठी, यह फ़ोटो तो अखिलेश का है, यहाँ कैसे आया? तुम इन्हें जानते हो? जानता हूँ, कह के विनोद ने करवट फेर ली। बिमला की तरफ पीठ और दीवार की तरफ मुँह करके वे अपनी वेदना को चुपचाप पीने लगे। तुम इन्हें जानते हो तो अभी तक मुझसे कहा क्यों नहीं? बिमला ने फिर पूछा। विनोद ने कोई उत्तर न दिया।
इसके बाद बिमला को फिर कुछ पूछने का साहस न हुआ। वह वहीं एक तरफ विनोद के पैरों को सहलाने लगी। विनोद ने अपने पैरों को जोर से खींच लिया। बिमला समझ गई कि नाराजगी उसी पर है। वह विनोद के स्वभाव को इतने दिनों से बहुत अच्छी तरह जानती थी। विनोद जो उस पर पग पग पर संदेह करते थे, उससे भी वह छिपा न था। किंतु विनोद का हृदय कितना सच्चा, कितना गंभीर और कितना उदार है, यह भी वह भली भांति जानती थी। पति का संदेह मिटाने के लिए वह नम्र स्वर में बोली, देखो, किसी तरह का संदेह न करना। अखिलेश मेरा भाई है, समझे? सब समझ लिया, विनोद ने रुखाई से उत्तर दिया। बिमला ने फिर अपने उसी नम्र स्वर से पूछा, और तुम वहाँ से चुपचाप मुझे छोड़कर चले क्यों आए? चला आया, मेरी खुशी। तुम्हें अपने साथ नहीं लाना चाहता था, फिर भी तुम क्यों चली आई? 2-3 दिन माँ के साथ रह लेती, विनोद ने तीव्र स्वर में कहा। कहने को तो विनोद का यह बात कह गए, किंतु इस 2 ही घंटे में उनके हृदय की जो हालत हुई थी, यह वही जानते थे। कई बार स्वयं जाने के लिए उठे, फिर आत्माभिमान के कारण न जा सके। नौकर को तांगा लेकर भेज ही रहे थे कि बिमला पहुंची। बिमला के आने से पहले वह उसके लिए बहुत विकल थे, किंतु उसके आते ही वे तन गए। बिमला यह समझती थी, इसलिए उसे कुछ हंसी आ रही थी, परंतु फिर भी अपनी हंसी को वह दबाती हुई बोली, तो तुम मुझसे कह के आते कि तुम यहाँ 2-3 दिन रह सकती हो, तो मैं रह जाती। अम्मा तो रोक रही थी, कहो तो अब चली जाऊँ? हाँ हाँ, चली जाना, विनोद ने मुँह से ही कहा, लेकिन हृदय कहता था कि खबरदार, अगर यहाँ से हिली भी तो ठीक ना होगा। बिमला बोली, अच्छा, बाबूजी कचहरी से लौटेंगे तो उन्हीं की कार में चली जाऊंगी। किंतु बाबूजी के कचहरी से लौटने के पहले ही दोनों का मेल हो गया। बिमला को फिर माँ के घर जाने की आवश्यकता न पड़ी। इसके बाद विनोद को बिमला ने अपने और अखिलेश के संबंध में सब कुछ बतलाया। उसी दिन बिमला को यह भी मालूम हुआ कि अखिलेश विनोद का सहपाठी होने के साथ साथ ही अभिन्न हृदय मित्र भी है। यह जानकर भी कि अखिलेश बिमला का राखी बंद भाई है। न जाने क्यों विनोद का अखिलेश के प्रति बिमला का स्नेह भाव सहन न होता था। साथ ही साथ वे अखिलेश का अपमान भी न सह सकते थे, क्योंकि वे अखिलेश को भी बहुत प्यार करते थे। आषाढ़ का महीना था और इसी महीने में अखिलेश विदेश से लौटकर आने वाले थे। एक दिन बिमला की माँ ने बिमला से कहला भेजा कि आज शाम की ट्रेन से अखिलेश लौटेंगे। स्टेशन चलने के लिए तैयार रहना, मैं कार भेज दूंगी। विनोद कहीं बाहर गए थे। लौटने के बाद जलपान करके बैठे तो बिमला ने उनसे कहा, आज अखिल भैया आएंगे, स्टेशन चलने के लिए तैयार रहना, अम्मा कार भेज देगी। मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं स्टेशन जाऊंगा, जो तुम मुझसे तैयार रहने के लिए कह रही हो? मेरे पास ना अखिलेश ने सूचना भेजी है और ना मैं आऊँगा। तुम्हारे पास सूचना आई है तो तुम चली जाना, विनोद ने कहा और अपना कोट उठाकर फिर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें रोकती हुई बिमला ने फिर नम्र स्वर में कहा, सूचना नहीं भी आई तो चलने में क्या हुआ? तुम्हारे मित्र ही तो हैं। चलने में क्या हुआ, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। नहीं जाना चाहता, यही काफ़ी है। कहते हुए विनोद फिर आगे बढ़े। बिमला ने उनका कोट पकड़ लिया, बोली, तुम नहीं जाओगे तो सब लोग बुरा मानेंगे। चलो, हम लोग स्टेशन से अपने घर आ जाएंगे, उनके घर ना जाएंगे बस, विनोद ने चिढ़कर कहा। क्यों सिर खा जाती हो बिन्नू? एक बार कह तो दिया कि मैं ना जाऊंगा। तुम्हारा भाई है, तुम खुशी से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता। तुम ना जाना चाहती हो तो तुम्हें जाने के लिए मैं विवश नहीं करता। फिर तुम ही क्यों चलने के लिए मुझ पर इतना दबाव डाल रही हो? कहते हुए कोट छुड़ाकर विनोद चल दिए। बिमला चुप हो गई। उसने आज ही अनुभव किया कि विवाह के बाद स्त्री कितनी पराधीन हो जाती है। उसे पति की इच्छाओं के सामने अपनी इच्छाओं और मनोवृत्तियों का किस प्रकार दमन करना पड़ता है। वह जानती थी कि विनोद बार बार जाने के लिए कहते हैं अवश्य, पर यदि वह सचमुच चली जाए तो
उन्हें कितनी मानसिक वेदना होगी। उसके जाने का परिणाम कितना भयंकर होगा। नियत समय पर कार आई, पर बिमला उतरकर नीचे भी न गई। ऊपर से ही दासी के द्वारा कहला भेजा कि सिर में बहुत दर्द है, इसलिए वह स्टेशन न जा सकेगी। स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले अखिलेश ने बिमला के विषय में पूछा और उसे अस्वस्थ जानकर उन्हें दुख हुआ। सबसे मिलजुल कर वह स्टेशन से सीधे बिमला के घर आए। बिमला स्टेशन न गई थी, फिर भी उसे पूर्ण विश्वास था कि उसे स्टेशन पर ना पाकर अखिलेश सीधे उससे मिलने आवेंगे, इसलिए वह अपने छज्जे पर से देखी और दौड़कर नीचे आ गई। उसे याद ना रहा कि वह सिरदर्द का बहाना करके ही स्टेशन नहीं जा सकी है। बिमला ने देखा विनोद और अखिलेश साथ ही मोटर से उतरे। उनकी माँ उन्हें छोड़कर बाहर से ही चली गई। वह पुरानी प्रथा के अनुसार बेटी के घर आना अनुचित समझती थी। बिमला उन्हें ड्राइंग रूम में ही मिली। उसे देखते ही अखिलेश ने स्नेह सख्त स्वर में उससे पूछा, कैसी दुबली हो गई हो बिन्नू? क्या बहुत दिनों से बीमार हो? देखा अब मैं आ गया हूँ, अब तुम बीमार ना रहने पाओगी। बिमला हंस पड़ी, बोली, अखिल भैया, तुम्हें तो मैं सदा दुबली ही दिखा करती हूँ, पर तुम कितने दुबले हो गए हो। तुम्हारा स्वास्थ्य भी तो बहुत अच्छा नहीं जान पड़ता। इसी प्रकार बहुत सी आवश्यक अनावश्यक बातों के बाद अखिल ने विनोद की पीठ पर एक हल्का सा हाथ का धक्का देते हुए कहा, और क्यों बे पाजी, मुझसे बिना पूछे तुझे मेरे बहनोई बनने का दुस्साहस कैसे हो गया? विनोद हंसता हंसता बोला, अखिल यार, इतने दिनों तक विदेश में रहकर भी तुम निरे बुद्धू ही रहे। कहीं ऐसी बातें भी किसी से पूछकर की जाती है? अखिल भी हंस पड़ा। रात अधिक हो चुकी थी, इसलिए वह घर जाने के लिए उठे। बिमला ने उनसे जाते समय पूछा, आप कब आओगे अखिल भैया? तुम जब कह दो बिन्नू, अखिल ने उत्तर दिया। बिमला ने उनसे दूसरे दिन फिर आने के लिए कहा। इसके बाद अखिल अपने घर गए। विनोद को बिमला का अखिलेश के प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित करना, इस प्रकार अनुरोध से बुलाना अच्छा न लगा। वे बोले तो कुछ नहीं, पर उनकी प्रसन्नता उदासी में परिणत हो गई। उनके कुछ न करने पर भी उनकी भावभंगी और व्यवहार से बिमला समझ गई कि विनोद को कुछ बुरा लगा है। विनोद ने बिमला के बहुत आग्रह करने पर अपने हृदय के सब भाव उससे साफ साफ कह दिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बिमला का अखिलेश के प्रति इतना अधिक स्नेह भाव संदेहात्मक जान पड़ता है। बिमला ने अपने प्रयत्न भर उनके संदेह को दूर करने की कोशिश की और अंत में उन्हें यहाँ तक आश्वासन दिया कि यदि विनोद न चाहेंगे तो बिमला अखिलेश से कभी मिलेगी भी नहीं। किंतु इतने वर्षों का संबंध कुछ घंटों में ही तोड़ देना बहुत कठिन है। दूसरे दिन अखिलेश के आते ही बिमला यह भूल गई कि रात के समय क्या क्या बातें हुई थीं। वह फिर अखिलेश से उसी प्रकार प्रेम से बातें करने लगी, किंतु कुछ ही क्षण बाद विनोद की मुखाकृति ने उसे रात की बातों की याद दिला दी। वह कुछ गंभीर हो गई। उसकी आंखें करुणा और विवशता से छलक आईं। बिमला की आंखों में करुणा का आविर्भाव होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वह हृदय से दुखी थी। उस पर जो संदेह था वह निर्मूल था। वह जिस मर्मांतक पीड़ा का अनुभव कर रही थी, उसे वही समझ सकता है जिसका पवित्र संबंध कभी संदेह की दृष्टि से देखा गया हो। बिमला प्रयत्न करने पर भी अपनी आंखों की करुणा न छिपा सकी। उसने एक दो बार अखिलेश की ओर देखा और थोड़ी बातचीत भी की, किंतु विवशता या कातरता प्रकट करने के लिए नहीं, किंतु यह प्रकट करने के लिए कि उसके इस व्यवहार और उदासीनता से अखिलेश यह न समझ बैठे कि उनका किसी प्रकार का अपमान हुआ है। बिमला की दृष्टि और व्यवहार से विनोद का संदेह और बढ़ गया। वे बिमला की प्रत्येक भाव भंगी को बड़े ध्यान से देख रहे थे और जितना ही वे उस पर विचार करते, उनका संदेह गहरा होता जाता। यह अखिलेश ने भी देखा कि आज बिमला और विनोद दोनों ही कुछ अस्वस्थ और अनमने हैं, किंतु उनकी अस्वस्थता का कारण अखिलेश ही हो सकते हैं, यह वह सोच भी न सके, क्योंकि विनोद और बिमला दोनों के प्रति उनका पवित्र और प्रगाढ़ प्रेम था।
उस स्नेह भाव को ध्यान में लाते हुए उदासी का कारण अपने आप को समझ लेना अखिलेश के लिए आसान न था, किंतु फिर भी विनोद और विमला दोनों के ही व्यवहार ने आज उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। वह न जाने किस विचारधारा में डूबे हुए अपने घर गए। जाते समय कुछ हिचक और कुछ संकोच के साथ विमला ने उनसे कहा, कभी कभी आया करना अखिल भैया। विनोद उठकर अखिल के साथ हो लिए। बातचीत करते करते विनोद अखिल के घर तक पहुंच गए। उन्होंने अखिलेश के साथ ही भोजन भी किया। दोनों का प्रेम सच्चा था। उनका स्नेह इतना निष्कपट था कि विनोद अपने इस संदेह को भी अखिलेश से न छिपा सके। उन्होंने अखिल से यहाँ तक कह दिया, भाई अखिल, यदि तुम मुझे सुखी देखना चाहते हो तो विमला से जरा कम मिलो। मैं यह जानते हुए कि तुम मेरे हितैषी हो, मेरे बंधु हो, विमला चाहे एक बार मुझसे कोई बात छिपा भी जाए पर तुम न छिपा सकोगे। नहीं चाहता कि तुम विमला से अधिक मेल जोल रखो। अखिलेश, मुझे ऐसा जान पड़ने लगा है कि तुम्हारे स्नेह के सामने विमला के हृदय में मेरे स्नेह का दूसरा स्थान हो जाता है। तुम्हारा मूल्य उसकी आंखों में मुझसे कहीं ज़्यादा हो जाता है। यह बात तो सच है, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ। अखिलेश ने किंचित मुस्कुराकर कहा। फिर वह गंभीर होकर बोले, विनोद, तुम जैसा चाहो, मैं विमला से मिलने के लिए बहुत उत्सुक भी नहीं हूँ, और यदि तुम चाहो तो मैं ये स्थान ही बदल दूँ, कहीं और चला जाऊँ। अभी लौटने को दिन ही कितने हुए हैं, सर्विस दूसरी जगह भी तो कर सकता हूँ। विनोद घबराकर बोल उठे, नहीं अखिल, तुम यहाँ से कहीं जाओ मत। भाई, तुम 2 साल के बाद तो लौटे हो, फिर पिता की बदली यहाँ हो गई तो सौभाग्य से हम दोनों को फिर से साथ साथ रहने का अवसर मिला है। उसे मैं व्यर्थ ही नहीं जाने देना चाहता। यहाँ रहकर क्या तुम विमला से मिलना जुलना कम नहीं कर सकते? अरे भाई, तुम जो कहो सब कर सकता हूँ, पर 12 बजे रहे हैं, जाओ, सोने भी दोगे या नहीं? अखिल ने हंसते हुए कहा। पूरा 1 महीना बीत गया, ना अखिलेश आए और ना विमला से उनकी कभी मुलाकात ही हुई। विमला इस बीच कई बार अपनी माँ के घर भी आ जा चुकी थी, किंतु अखिलेश से वहाँ भी न मिल सकी। वह हृदय से तो अखिलेश से मिलना चाहती थी, पर मुँह से कुछ कहने का साहस न होता था। एक दिन वह माँ के घर जा रही थी। रास्ते में उसे अखिलेश कहीं जाते हुए दिखे। विमला का हृदय बड़ी जोर से धड़कने लगा। एक बार उसकी तबीयत हुई। कार रुकवा कर अखिलेश से उसके इस प्रकार न आने का कारण पूछ ले, किंतु दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आ गया कि वह अखिलेश के न आने का कारण पूछ तो लेगी, किंतु इस तनिक सी बात का मूल्य उसे कितना अधिक चुकाना पड़ेगा। अपनी प्रसन्नता अप्रसन्नता की उसे उतनी परवाह न थी। विनोद की शांति न जाने कितने समय के लिए भंग हो जाएगी। उनकी मानसिक वेदना का विचार आते ही उसने कार बढ़वा ली, रुकी नहीं। पर उस दिन अखिलेश को वह दिन भर भूल न सकी। उसे वह दिन याद आ रहा था जिस दिन उसने 2 पैसे में अखिलेश को भाई के रूप में बांधा था। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए। राखी का त्यौहार आया। विमला आज अपने भ्रातृ प्रेम को न रोक सकी। वैसे वह चाहती तो माँ के घर जाकर वहाँ अपनी माँ के द्वारा अखिलेश को बुलवा सकती थी, किंतु विनोद से छुपाकर वह कुछ भी न करना चाहती थी। इसलिए वह विनोद के पास आकर कुछ संकोच के साथ बोली, आज राखी है, तुम मुझे अखिलेश भैया के घर ले चलना, मैं उन्हें राखी बांध आऊँगी। विनोद किसी पुस्तक को एकाग्र चित्त से पढ़ रहे थे। विमला की बात कदाचित बिना सुने ही उन्होंने सिर झुकाए कह दिया, अच्छा। विमला को मुँह मांगा वरदान मिला। उसने आगे और कोई बातचीत न की। कौन जाने बातचीत के सिलसिले में कोई बहस छिड़ जाए और वह अखिलेश को राखी बांधने न जा सके। आज विमला बहुत प्रसन्न थी। उसने कई तरह के पकवान जो अखिलेश को अच्छे लगते थे अपने हाथ से बनाए, तरह तरह के फल मंगवाए और शाम को राखी बांधने के लिए जाने की तैयारी करने लगी। एक दासी द्वारा उसने अखिलेश के पास संदेश भिजवा दिया कि आज शाम को 6 बजे हम दोनों अखिल भैया से मिलने आवेंगे। वे घर ही रहे,
कहीं जाए नहीं। इस संदेश से अखिल को कुछ आश्चर्य न हुआ, क्योंकि उस दिन राखी थी। बिमला दिन भर बड़ी उमंग और उत्सुकता से संध्या की प्रतीक्षा करती रही, किंतु शाम को जब 6 बज गए और विनोद ने अपनी पुस्तकों पर से सिर न उठाया, तो धीरे से जाकर वह विनोद के पास बैठ गई। विनोद ने सप्रेम दृष्टि से बिमला की ओर देखकर कहा, कहो बिन्नू रानी, आज कुछ खिलाओगी नहीं? बिमला ने तुरंत अपने बनाए हुए कुछ पकवान तस्तरी में लाकर रख दिए। विनोद ने उन्हें खाया। विनोद को इतना प्रसन्न देखकर बिमला का साहस कुछ बढ़ गया था। बोली, देखो 6 से 6:30 बज गए। अखिल भैया के घर अब कब चलोगे? विनोद की हंसी कुछ मिश्रित उदासीनता में परिणत हो गई। दृष्टि का प्रेम भाव तिरस्कार में बदल गया। कुछ क्षण तक चुप रहकर वे रूखे स्वर में बोले, मैं तो ना जाऊंगा, तुम जाना चाहो तो चली जाओ। बिमला को जैसे काट सा मार गया। वह विनोद के इस भाव परिवर्तन को समझ न सकी। कुछ चिढ़कर बोली, तुम्हें सवेरे ही कह देना था कि ना चलेंगे तो मैं खबर ही न भिजवाती। मैंने तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अखिल के घर चलूँगा, पर तुमने खबर भिजवा दी हो तो चली जाओ, मैं रोकता नहीं। हाँ, एक बार नहीं अनेक बार मैं तुम पर यह प्रकट कर चुका हूँ कि अखिल से तुम्हारा बहुत मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। फिर भी तुम जैसे उसके लिए व्याकुल सी रहा करती हो। यदि तुम्हें मेरी मानसिक वेदनाओं का कुछ ख्याल नहीं है तो जाओ, पर मुझे क्यों अपने साथ घसीटना चाहती हो? बिमला सिहर उठी। कुछ देर बाद अपने को संभाल कर बोली, अखिल भैया से ही क्या, तुम ना चाहोगे तो मैं अम्मा और बाबूजी से भी ना मिलूंगी। विनोद से बिमला की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया और बाहर चले गए। बाहर दरवाजे पर ही उन्हें उनके मित्र की बहन अंतो मिली, जो उनको भी बहुत ज़्यादा चाहती थी, भाई की ही तरह, और उन्हें राखी बांधने आई थी। विनोद इस समय किसी अतिथि के स्वागत के लिए तैयार न थे, विशेषकर यदि अतिथि स्त्री हो तब। अभी अभी वे बिमला को अखिल से न मिलने के लिए तेज बातें कह चुके थे। दूसरे ही क्षण किसी दूसरी स्त्री के साथ, जो विनोद की वैसी ही बहन हो जैसे बिमला अखिल की। बिमला के पास जाने में उन्हें कुछ संकोच सा हुआ, पर वह अंतों को टाल भी तो न सकते थे। वह उसे लिए हुए बिमला के पास जाकर जरा कोमल स्वर में बोले, बिन्नू, यह अंतों राखी बांधने आई है, इन्हें बैठा लो। बिमला ने उठकर आदर और प्रेम से अंतों को बैठाया तो अबस, पर कुछ अधिक बातचीत न कर सकी। अंतों विनोद के ही पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। बिमला ने उनकी बातचीत में किसी प्रकार हिस्सा न लिया, यहाँ तक कि उनसे कुछ दूर बैठकर पान बनाने लगी, और दिन होता तो शायद विनोद से अधिक बिमला ही अंतु से बातचीत करती, किंतु आज वह बड़ी व्यथित सी थी, इसलिए चुप रही। उसकी इस उदासीनता से विनोद ने अंतु का अपमान, घर में आई हुई एक स्त्री अतिथि का अपमान समझा। वे मन ही मन चिढ़ उठे, पर कुछ बोले नहीं। राखी की रस्म अदा होने पर बिमला अंतु और विनोद दोनों के लिए थालियां परोस लाई। अंतु ने बिमला से भी भोजन करने का आग्रह किया, किंतु तबीयत ठीक न होने का बहाना करके बिमला ने भोजन करने से इनकार कर दिया। अब विनोद भी अपने क्रोध को न संभाल सके। तिरस्कार सूचक स्वर में बोल उठे, तबीयत क्यों खराब करती हो? अब भी समय है, राखी बांधने चली जाओ। अंतु कुछ समझी नहीं, मुस्कुराकर बोली, राखी बांधने कहाँ जाओगी भौजी? चलो, खाना पहले खा लो फिर चली जाना। बिमला तो कुछ न बोली, पर विनोद फिर उसी स्वर में बोले, तुम क्या जानो अंतु, आदमी तो वह जो इशारे से समझ जाए। आज त्योहार का दिन और यह जाएगी अखिलेश के घर उसे राखी बांधने। जो लोग अपने घर आवेंगे वे कदाचित दीवारों से बातचीत करेंगे, और फिर क्या अखिलेश को यह घर मालूम नहीं है? चाहते तो आ ना सकते थे। अंतु कुछ घबरा सी उठी, बोली, जाने भी दो विनोद भैया, त्योहार के दिन गुस्सा नहीं करते। बिमला चुपचाप हाथ में सरोता सुपारी ज्यों की त्यों लिए बैठी थी। पान सामने पड़े थे, उसकी आंखों से बरबस आंसू गिरे जा रहे थे। विनोद को बिमला का यह बर्ताव बहुत खल रहा था। अंतु की बात के उत्तर में वह फिर उसी क्रोध भरे स्वर में बोले, त्योहार के दिन गुस्सा तो नहीं किया जाता अंतु, पर रोया जाता है।
सो मैं अपनी किस्मत को रोता हूँ। पिताजी ने न जाने कब का बैर निकाला, जो नहा के बैठे बैठाए मेरे गले में यह बला बांध दी। देख रही हो ना, खाना इसी प्रकार तो खिलाया जाता है। हमारे सामने थालियां परोसकर वे आंसू बहा रही हैं, तो हम लोग भी मर भूखे नहीं हैं। खाना दूसरी जगह भी तो खा सकते हैं। कहते हुए विनोद अंतों का हाथ पकड़कर थाली पर से उठ गए। बिमला ने किसी को रोका नहीं। उसकी मानसिक स्थिति पागलों से भी खराब थी। उसने डाकियों को उठाकर दूर फेंक दिया। फल और मिठाई उठाकर नौकरों को दे दी। माला को मसलकर दूर फेंककर वह खाट पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अखिल का पवित्र प्रेम, उनका मधुर व्यवहार, उन दो नन्हे नन्हे अबोध बच्चों के द्वारा राखी का अभिन्न एक एक करके अतीत की सब स्मृतियाँ उसके सामने साकार बनकर खड़ी हो गई। आज उसकी वही स्नेहलता, जिसे दो नन्हे नन्हे अबोध बालकों ने अपनी पवित्रता पर आरोपित किया था, तरुण हृदय ने अपनी दृढ़ता से मजबूत बनाया था, एक मिथ्या संदेह के आधार पर निर्दयता के कुचली जा रही थी। बिमला कांप उठी। वह पलंग पर उठकर बैठ गई और अपने आप ही बोल उठी, हे ईश्वर, तू साक्षी है। यदि मैं अपने पद से जरा भी विचलित हूँ तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देना। पतिव्रत धर्म में स्त्री धर्म तो यही है ना, कि पति की उचित अनुचित आज्ञाओं का चुपचाप पालन किया जाए। वह मैं कर रही हूँ। विधाता पर इतने पर भी यदि मेरी दुर्बल आत्मा अपने किसी आदमी के लिए पुकार उठे तो मुझे अपराधिनी न प्रमाणित करना। इसी समय माँ की भेजी हुई मिश्रानी फल, मिठाई और मेवा इत्यादि लेकर आई। बिमला भरी तो बैठी ही थी। मिश्रानी को देखते ही बरस पड़ी। अपने क्रोध भरे स्वर में कहा, मिश्रानी, यह सब क्यों ले आई हो? ले जाओ, मैं क्या करूँगी लेकर। माँ से कहना मेरे लिए कुछ भेजा ना करे। समझ में आज से बिन्ना मर गई। मिश्रानी कुछ देर तक स्तब्ध सी खड़ी रही। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बिमला को इस रूप में उसने कभी देखा न था। इसी समय बिमला की दूसरी डांट से मिश्रानी की चेतना जागृत हो उठी। बिमला ने अपना क्रोध फिर उसी पर उतारा। बोली, जाती हो कि खड़ी ही रहोगी? बेचारी मिश्रानी को कुछ कहने का साहस न हुआ। डरते डरते थाली वहीं मेज पर धीरे से रखकर वह जाने लगी। बिमला ने फिर पुकारा, यह थाली उठा लिए जाओ मिश्रानी। मिश्रानी ने चुपचाप थाली उठाई और चली गई। बिमला की माँ से उसने बिमला के कहे हुए सारे वाक्य दोहरा दिए। बिमला की माँ यह सब सुनकर घबरा उठी। पुरानी प्रथा के अनुसार बेटी की देहली के भीतर पैर रखना अनुचित है, इसका उन्हें ख्याल न रहा। उसी समय वह कार में बैठकर बिमला के पास पहुंच गई। इस समय तक बिमला रो धोकर कुछ शांत होकर बैठी थी। सोच रही थी कि नाहक ही माँ के घर की चीज़ें वापस भेजी, मिश्रानी से अनावश्यक बातें कह के बुरा ही किया। वे आखिर क्या समझे? समझ भी गई तो क्या कर सकती है? वे माँ से कहेंगी और माँ को दुख होगा। अगर बाबू को मालूम हुआ तो अंतराम जी की वेदना के स्मरण मात्र से बिमला फिर रो उठी। इसी बीच उसकी माँ ने वहाँ प्रवेश किया। माँ को देखते ही उसका रहा सहा धीरज जाता रहा। माँ से लिपटकर वह खूब रोई। माँ बेटी दोनों बहुत देर तक बिना कुछ बोले चाले रोती रही। अंत में कमला ने किसी प्रकार बिमला को शांत किया। माँ के बहुत पूछने पर बिमला ने माँ को सब कुछ बतला दिया। इस बात से कमला को कष्ट न हुआ हो सो बात नहीं थी, परंतु बिमला को वह किसी प्रकार शांत करना चाहती थी। इसलिए अपनी मार्मिक वेदना को हृदय में ही छिपाकर वह शांत स्वर में बिमला को समझाती हुई बोली, बेटी, विनोद की बातों का तुम्हें बुरा ना मानना चाहिए। इतना तो समझा करो कि वे तुम्हें कितना अधिक प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर यदि विनोद का इतना अधिक स्नेह न होता तो वे तुम्हारी इतनी नन्ही नन्ही बातों को इतनी बारीकी से देखते भी तो नहीं। माँ की बातों से बिमला को कुछ सांत्वना मिली हो चाहे नहीं, पर वह कुछ बोली नहीं। बहुत रात तक विनोद की प्रतीक्षा करने पर भी जब विनोद न लौटे तो कमला बिमला को समझा बुझाकर अपने घर चली गई। विनोद अखिलेश के घर चले गए थे, इसलिए उन्हें घर लौटने में कुछ देरी हो गई। जब विनोद अकेले ही अखिलेश के घर पहुँचे
तो वे कुछ चकित से हुए, परंतु बिमला के विषय में स्वयं में कुछ न पूछ सके। विनोद को ही यह विषय छेड़ना पड़ा। रात को बहुत सी बातें तो विनोद के ही द्वारा उन्हें मालूम हो चुकी थीं। दूसरे दिन बिमला की माँ से उन्हें और भी बहुत सी बातें मालूम हुई। अखिलेश कुछ विचलित से हो उठे। उन्हें अपने ही ऊपर क्रोध आया। उन्होंने सोचा, मैं भी क्या व्यक्ति हूँ जिसके कारण एक सुखी दंपत्ति का जीवन दुखी हुआ जा रहा है। उन्हें कोई प्रतिकार न सूझ पड़ा और अंत में वह एक निश्चय पर पहुँचे। इधर कुछ दिनों से वे यही कॉलेज में प्रोफेसर हो गए थे। उन्होंने एक पत्र कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखा और दूसरा लिखा विनोद के लिए। कॉलेज का पत्र उसी समय कॉलेज भेजकर दूसरा पत्र नौकर को देकर समझा दिया कि शाम को वह विनोद को दे आवे। नौकर बाजार गया था। रास्ते में विनोद से उसकी भेंट हुई। सोचा कि शाम को फिर इतनी दूर आने का झगड़ा कौन रखे। ये मिल गए हैं तो पत्र यहीं दे दूँ। चिट्ठी निकाल विनोद को देखकर वह आगे निकल गए। पत्र पढ़ते ही विनोद घबरा गए। रात से बिमला की तबीयत खराब थी। वे डॉक्टर बुलाने आए थे। अब उन्हें डॉक्टर की याद न रही। वे सीधे अखिलेश के घर की तरफ दौड़े। अखिलेश घर पर न मिले। उन्हें देखने कॉलेज गए, किंतु वहाँ अखिलेश तो न मिले। हाँ, हर एक की जुबान पर बिना किसी कारण ही दिए हुए अखिलेश के इस्तीफे की चर्चा अवश्य सुनने को मिली। विनोद ने जाकर प्रिंसिपल से अखिलेश का इस्तीफा वापस लिया और उनसे कहा कि अखिलेश से मिलकर वह इस्तीफे के विषय में अंतिम सूचना देंगे। जब तक विनोद से उन्हें कोई सूचना न मिले तब तक वे इस्तीफे पर किसी प्रकार का निर्णय न करें। वहाँ से वे फिर अखिलेश के घर आए। दरवाजे पर तांगा खड़ा था जिस पर अखिलेश का एक बैग और बिस्तर रखा था। विनोद के पहुंचने से पहले ही अखिलेश आकर तांगे पर बैठ गए। उसी समय पहुंचे विनोद। साइकिल वहीं फेंक कर वह अखिलेश की बगल में जा बैठे और सजल आंखों से बोले, चलो, कहाँ चलते हो अखिल? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अखिलेश की भी आंखें भर आई। वे कुछ क्षण तक कुछ बोल न सके। अंत में वे किसी प्रकार अपने को संभाल कर बोले, तुम पागल हो विनोद। तुम्हें मेरे साथ चलने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत? ठहरो, तुम्हें अभी बतलाता हूँ। पर तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारा साथ स्वर्ग और नरक तक भी न छोड़ूंगा। यह देखो, तुम्हारा इस्तीफा है। कहते हुए विनोद ने जेब से अखिलेश का लिखा हुआ इस्तीफा निकालकर टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और तांगा अपने मकान की तरफ मुड़वा लिया। नौकर अखिलेश का सामान विनोद के आदेशानुसार विनोद के कमरे में ही ले जाकर रखा। बिमला समझ न सकी कि विनोद का ऐसा कौन सा आत्मीय आया है जो इन्हीं के कमरे में ठहराया जाएगा। इसी समय सीढ़ियों पर विनोद ने आवाज़ दी, बिन्नू, यह डॉक्टर आया है।